हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे या वो टॉपिक या तो हमारे क्लियर नहीं होते हैं या हमको उसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहता है। इस वजह से वो जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो उनको गलत ना होने दिया जाए। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर देखा जाए, हाल ही में जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन उन वीडियो से देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो जो भी डले हुए हैं वे सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दोस्तों आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम UPHSC एग्ज़ाम जो 2021 के अंदर ये प्रस्तावित था और लगभग 2021-22 के अंदर ही ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी इतिहास विषय की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन के लगभग हम आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि MP असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और UP के अंदर भी भर्ती आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उन सभी भर्तियों को देखते हुए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हमको इस एग्ज़ाम के लिए किस लेवल पर पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो सभी लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से देख लेना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर आ चुके हैं, तो हमारे आज के पेपर के अंदर 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन के GS के थे तो उनको तो हमने हटा दिया है। जो बचे हैं 70 क्वेश्चन उनके ऊपर बात करेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन ही इतिहास से पूछे गए थे। तो बात कर लेते हैं, हम 31 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं जो लगभग 100 क्वेश्चन तक हम पहुँचेंगे। तो इस हिसाब से 70 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो इसमें पूछा गया है, कुतुबन ने एक रहस्यात्मक प्रेमाख्यान के काव्य पुस्तक हिंदी में लिखी है जिसका नाम बताइए। मतलब कुतुबन की एक प्रेमाख्यान मतलब प्रेम के ऊपर एक काव्य लिखा है, तो उस पुस्तक का नाम बताना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं, मृगावती, मृगनयनी, चंद्रयान या मधुमालती। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस करें तो इसका राइट आंसर जो माना जाएगा मृगवती जो है, इसका राइट आंसर माना जाएगा। और ये जो कुतुबन है ये मध्यकालीन, हमारे इतिहास का जो मध्यकालीन वाला पार्ट है उसके अंदर ये साहित्यकार देखने को मिलते हैं। मतलब उनकी जो रचना है मध्यकाल की महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है और इसके अंदर प्रेम आख्यान के रूप में यानी कि प्रेम की कहानियों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं दोस्तों। अवध इन रिवोलेंट, ये रुद्रांश मुखर्जी की है, बिल्कुल सही है ये। द पेजेंट आर्म्ड, एरिक स्टोक्स की है, ये भी सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, द राज ऑफ सनी। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, द लास्ट मुगल। तो ये विलियम डेल रिम्पल की है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत माना जाएगा क्योंकि जो द राज ऑफ सनी है, द राज ऑफ रानी है, ये मीना भार्गव की नहीं है, ये अदर की है। तो ये आपको याद रखना है कि सी वाला ऑप्शन इसमें गलत माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख लेते हैं, त्रस्तो द कुनहा, फ्रांसी डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और लोपोस होरेस डी अल्ब रगारिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर माना जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मेडा, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। 1505 से लेके 1509 तक इसका कार्यकाल होता है
और यही आकर भारत के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, भारत के आसपास का जो भी समुद्र होता है, ये वाला अरब सागर का जो समुद्र होता है उसके ऊपर ये लोग कब्जा करते हैं, मतलब इस ब्लू वाटर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ से जितनी भी जो भी जहाज़ें निकलती है उनसे ये टैक्स वसूलते थे और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी टैक्स वसूला करते थे। तो यहाँ पे ये वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाई थी। तो किसने चलाई थी? ये फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने चलाई थी, जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर माना जाता है भारत के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1842 में बुंदेला विद्रोह के दमन के लिए किस अंग्रेज ने मदद की थी? तो दोस्तों 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था तो उसको दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हृदय शाह ने, गणसज ने, मर्दन सिंह ने और जवान सिंह ने। तो दोस्तों ये बुंदेला विद्रोह में जो अंग्रेजों की मदद की थी, इसको दमन करने के लिए गणसज ने की थी इसकी मदद। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, गणसज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये मर्दन सिंह होगा। तो मर्दन सिंह ने इसकी मदद की थी। तो 1842 का जो विद्रोह हुआ था बुंदेला में, उसकी मदद करने वाला जो अंग्रेजों की मदद कर जिसने की थी वो मर्दन सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 1690 में जॉब चार्नक ने अंग्रेजी कोटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 1690 में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जॉब चार्नक ने जो अंग्रेजी की कोटी की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर और हरिहरपुर। तो सबसे पहले दोस्तों इसने जो अंग्रेजी कोटी की स्थापना की थी 1690 में, वो सूतानाती के अंदर की थी। और फिर बाद में सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर कर मिलाकर ही कलकत्ता की स्थापना की थी। 1699 में जाकर इन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर माना जाएगा सूतानाती में की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? तो मतलब यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यहाँ पे 1746 से 48 के मध्य में ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसमें कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध और कई सारे युद्ध देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें पहली लड़ाई कौन सी थी? जैसे कि सोब्रोन का युद्ध। तो ये सारी लड़ाइयों में से पहली लड़ाई का यहाँ पे पूछा गया है। तो एक फिरोजपुर की लड़ाई भी होती है इसमें। तो मुदकी की लड़ाई, लाहौर की लड़ाई, सोब्रोन की लड़ाई या जालंधर की लड़ाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा मुदकी की लड़ाई जो थी ये पहली लड़ाई थी। मतलब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसके अंदर पहली लड़ाई मुदकी की लड़ाई थी। फिर उसके बाद फिरोजपुर की लड़ाई होती है, फिर इसके बाद सोब्रोन की लड़ाई जो होती है, सब्राव की लड़ाई, ये सबसे लास्ट में होती है। इसके बाद देख लेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से श्रीलंका का विद्यालंकार बिहार ने किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की थी? तो श्रीलंका के जो विद्यालंकार बिहार था उसने किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी? देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद को, B.R. अम्बेडकर को। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को, B.R. अम्बेडकर को, भदंत आनंद कोसलायन को या राहुल संकृत्यायन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राहुल संकृत्यायन को ही इन्होंने त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्याप्तगत सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया था? तो 1852 में किस राज्य के ऊपर लागू किया गया था दोस्तों? यहाँ पे पहले इस हड़प नीति के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको हड़प नीति भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो देख लेते हैं, सूरत, उदयपुर, सतारा या जैतपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा उदयपुर के ऊपर इन्होंने सबसे पहले, मतलब 1852 में उदयपुर को इन्होंने हड़प लिया था। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले किसको हड़पा था दोस्तों? तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था और सबसे लास्ट में अवध को हड़पा था। तो सबसे पहला होगा यहाँ पे सतारा, फिर उसके बाद उदयपुर उदयपुर आ जाता है और सबसे लास्ट वाला जो हो जाता है जैतपुर वगैरह को भी हड़पा जाता है, मगर सबसे लास्ट वाला का हम अगर बताएं तो नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है और 1856 में अवध को हड़प लिया जाता है।
सबसे पहले 1848 में सूरत ये सतारा को हड़पा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की। तो रजत रे तथा रत्न लेख, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रजत रे तथा रत्न लेख रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 के प्रभाव की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा परिकल्पना को प्रतिपादित किया। तो मतलब यहाँ पे एक रिसर्च वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो रजत रे ने मतलब किस अवधारणा को बताया है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। किसको बताया था दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। संस्कृतिकरण, जजमानी प्रणाली, एशियाई उत्पादन प्रणाली या जोतदार परिकल्पना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा जोतदार परिकल्पना। अगर हम बात करें दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर किया था। जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने ही भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और लगभग 19% क्षेत्र पर इन्होंने ये व्यवस्था को लागू किया था। बंगाल और उड़ीसा वाले इलाकों पर इन्होंने ये व्यवस्था को लागू किया था, जिसके अंदर जमींदारों के साथ इनका एग्रीमेंट किया जाता था। इसके बाद एक और व्यवस्था आती है आपकी रैयत वाली व्यवस्था। तो रैयत वाली व्यवस्था होती है हमारे 1820 के लगभग 1820 के लगभग इसकी शुरुआत होती है और ये किसानों के साथ इसका एग्रीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद एक व्यवस्था और देखने को मिलती है महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था 1822 के समथिंग ये इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें जो गांव का मुखिया होता है, जैसे कि गांव के अंदर इतनी सारी ज़मीन है, उसका एक मुखिया है और अलग अलग किसान इसकी खेती कर रहे हैं, मगर जो गांव का मुखिया होता है, महल का जो मुखिया होता है, उससे इसका एग्रीमेंट किया जाता है। तो महलवाड़ी में मुखिया से किया जाता है, रैयतवाड़ी में किसानों से किया जाता है और स्थायी बंदोबस्त में आपका जमींदारों से किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डली हुई है, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट को वीडियो देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। भारतीय निर्यात के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन में स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे। तो किसे खरीदने के लिए मतलब कौन सा पाउंड स्टर्लिंग, काउंसिल बिल, स्टर्लिंग बिल, रिवर्स काउंसिल बिल और पार्टिसिपेटिव नोट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल बिल जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। आर के प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भूमि की मांग को उत्पादन के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया था। तो कितना प्रतिशत तय किया था देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया गया है यहाँ पे 33%, दूसरा है 44%, तीसरा है 55% और चौथा है यहाँ पे 66%। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, 55% का यहाँ पे दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। 1917 में किसने उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जो लंदन में भारत सचिव से महिलाओं को मताधिकार की मांग के लिए मिलने गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर में क्या है। सरोजनी नायडू, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पंडिता रमाबाई और मार्गरेट कजिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताना है कि भाई वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रहा है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन पेपर और हिस्ट्री से जो रिलेटेड जितने भी वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वो सारे हम लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है और कमेंट्स सभी लोगों को करना है, जिनको राइट आंसर याद है वो भी और जिनको नहीं याद है वो भी। तो इससे हमको भी पता चलेगा भाई इतने लोग इस वीडियो को देखते हैं और इतने लोग सीरियस हैं। तो आपको कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है। एक प्रमुख कृति विमेंस वुमेन इन इंडिया की लेखक कौन है। तो वुमेन्स विमेन इन इंडिया की लेखक कौन है देख लेते हैं दोस्तों। SR देसाई, मार्गरेट बर्न्स, प्रतिमा अस्थाना और मृदुला मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा अस्थाना जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है यहाँ पे।
1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विलियम विल्बरफोर्स, एस टी प्रिंसेप, चार्ल्स ग्रांट और टी बी मैकाले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा एस टी प्रिंसेप, जो थे आंग्ल प्राच्य विवाद में प्राच्यवादी, यानी कि जो पुराने ज्ञान को जो पढ़ाना था वो देसी भाषाओं में पढ़ाने के पक्ष में ये लोग थे। तो एस टी प्रिंसेप प्राच्यवादी गुट के समर्थक थे। और अगर यहाँ पे बात करें चार्ल्स ग्रांट और मैकाले की, तो ये लोग जो थे ये पाश्चात्यवादी थे दोस्तों, ये पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में देने के ये पक्ष में थे। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गांधी जी की मुहिम को बढ़ाने के लिए स्वराज नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो टी प्रकाशम ने, चित्तरंजन दास ने, एन सी केलकर ने या सी राजगोपालाचारी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम ने जो है स्वराज नामक समाचार पत्र को शुरू किया था 1921 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है? किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा? जेल से एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्र और यश प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इनको 1944 के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर से इन्होंने ये बात कही थी। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, जतिंद्र नाथ दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1940 के अंदर जेल के अंदर कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद करके इनको रखा हुआ था। इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो 1938 और 1939 के अंदर इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ऊपर ये सुशोभित हुए थे। 1939 के अंदर ही इन्होंने कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद ही इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो 1940 के अंदर इन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं, 47 की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? पीसी रे ने, जोगेंद्र घोष ने, चिदम्बरम पिल्लाई ने, सैयद हैदर रजा ने? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो चला था हमारा बंगाल विभाजन के पश्चात, ये स्वदेशी आंदोलन चला था। तो इसमें स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर चिदम्बरम पिल्लाई ने इस कंपनी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 1934 लखनऊ, 1936 लखनऊ, 1934 बॉम्बे, 1938 बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ के अंदर इसका अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है? 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसकी स्थापना की थी? मतलब किस संगठन की स्थापना की थी? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 के अंदर की थी। अगर हम बात करें दोस्तों बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और इनके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप जाकर पूरी तरीके से बी आर अम्बेडकर को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमायूं और घेरवाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1920 के अंदर हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। 1900 ये हमारा जो आंदोलन हुआ 1930 के अंदर हुआ था।
1920 के अंदर हुआ था असहयोग आंदोलन। तो इसके अंदर कुमायूं की पहाड़ियों में किसने किया था दोस्तों वन कानूनों के विरुद्ध? शंभुनाथ पाल, बद्रीनाथ पांडे, सहजानंद सरस्वती, गोरानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा बद्री दत्त पांडे ने कुमायूं और घेड़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानून के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है? किसने न्यू लेम्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जहां से नरमपंथी राजनीति का आलोचना प्रस्तुत होती है? तो नरमपंथी राजनीति जो थी, जो नरमपंथी वर्ग के लोग थे, उनकी आलोचना की गई थी किसके अंदर? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड के अंदर। तो किसने लिखा था ये? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरबिंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और एनटीए यूजीसी नेट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अदर एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। तो अरबिंदो घोष इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है दोस्तों? नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए जैक्सन को गोली मारने के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो नासिक के अंदर जो ये हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो 1997 के समथिंग, ये हमारा 1908-9 के अंदर ये कांड हुआ था। तो देख लेते हैं दोस्तों। चापेकुर बंधु, बंशी अय्यर, मदन लाल धिंगड़ा या अनंत लक्ष्मण कनहरे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अनंत लक्ष्मण कनहरे को ही नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए जैक्सन गोली मारने के लिए मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। किसने भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी? सरोजनी नायडू ने, सारला देवी चौधरानी ने, सुचेता कृपलानी ने या मृदुला साराभाई ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा मृदुला साराभाई ने जो है महिलाओं को वापस लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1947 के अंदर जो भारत पाक विभाजन हुआ था तब की ये घटना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, नेहरू लियाकत समझौता किस बात को निपटने के लिए किया गया था? तो नेहरू लियाकत समझौता किस बात के लिए किया गया था? 1950 के अंदर ये समझौता हुआ था। सिंधु जल नदी बंटवारे का विवाद, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार, स्टर्लिंग ऋण बंटवारा या सीमा विवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्पसंख्यकों का सुरक्षा तथा अधिकार। यानी कि जब भारत विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, तो कुछ लोग भारत के अंदर भी थे अल्पसंख्यक और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी अल्पसंख्यक थे। तो इन अल्पसंख्यकों के ऊपर उत्पीड़न या अत्याचार ना हो, इस बात के लिए इन्होंने नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1950 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की आधारशिला रखी, संसद के द्वारा कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1956 में? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा 1951 के अंदर यह अधिनियम लेकर आया गया था, जिससे लाइसेंस राज, यानी कि किसी भी उद्योग या किसी भी आपको अगर कोई सा भी अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये लाइसेंस राज की शुरुआत 1951 से देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है यहाँ पे, 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने भारतीय संघ के प्रति देशभक्ति पूर्ण और निष्ठा का व्यवहार किया है? किसने बोला था ये? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महावीर त्यागी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। 1952 में द्वितीय संशोधन अधिनियम से संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 81 को, अनुच्छेद 85 को, अनुच्छेद 87 को या अनुच्छेद 174 को? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 81 को संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1956 में, 1959 में या 1964 में? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की 1956 के अंदर इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है यहाँ पे, भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई, क्यों की गई थी, मतलब किस रीजन से की गई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता एवं सलाह हेतु, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए, शोध प्रयोगशाला विकसित करने हेतु, उपग्रह संचार नेटवर्क विकसित करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु भारत सरकार ने आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है यहाँ पे, जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस किसने लिखी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिस्टोरियोग्राफी से ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। तो इसाइया बर्लिन, एच बटरफील्ड, के मैनहीम या जे बर्कहार्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जे बर्कहार्ट माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है यहाँ पे, 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार के 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान की। विशेष अधिकार अधिनियम, न्यूरेमबर्ग कानून, अचरबू कानून, उन्मुक्ति अधिनियम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा ये पावर मिली थी इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं दोस्तों। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो किसने लिखी थी, फ्रांसीसी फुकुयामा, मैक्स वेबर, एडवर्ड सईद, आंद्र गुंदर फ्रैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा मैक्स वेबर ने ये पुस्तक लिखी थी। इसका क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। यह परिकल्पना किसने प्रतिपादित की कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार के लिए होड़ का परिणाम है। तो किसने कहा था ये बात, जे ए हॉब्सन ने, जेम्स मिल ने, जेरेमी बेंथम ने या अर्नोल्ड टॉयनबी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा जे ए हॉब्सन का ये कथन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन पारित और प्रथम नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक की स्वीकृति सिद्धांतों में कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था दोस्तों, जो सम्मेलन हुआ था हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक, पारस्परिक आक्रमण। तो दोस्तों ये तो हुआ था, अनाक्रमण मतलब किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विदेशी आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा, ये गलत है। एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप, तो ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते तो क्वेश्चन नंबर 65 में नेल्सन मंडेला को जेल की सज़ा कब मिली थी। तो नेल्सन मंडेला को जेल की सज़ा कब मिली थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसमें 2 ऑप्शन को राइट माना गया है, 1962 को और 1964 को। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोग द्वारा बी और सी को राइट माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी, विदेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है। तो कौन सा संगठन बल देता है, देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। दीवान मस्की, तो यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ पे। तो दीवान मस्की का संबंध किससे है, देख लेते हैं दोस्तों। दीवान मखफी की रचना, मतलब दीवान मखफी के नाम से किसने रचनाएं लिखी थी दोस्तों, देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी वैसे अगर देखा जाएगा तो दोस्तों गलत माना जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर आयोग ने जो माना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ आरा, जेबुन निसा, नूर जहाँ या रजिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है जेबुन निसा को। यहाँ पे नूर जहाँ को राइट आंसर माना गया है। तो दोस्तों दीवान मखफी की रचना नूर जहाँ ने की थी, मगर ये राइट आंसर नहीं लग रहा है। जेबुन निसा और जहाँ आरा दोनों ने भी मखफी के नाम से रचनाएं लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं दोस्तों। मौलाना बरारी द्वारा 1673-74 में लिखित वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम क्या था? तो मौलाना बरारी के द्वारा दोस्तों एक विश्वकोश लिखा गया था जो औरंगजेब के समय थे ये। तो बहार आजम, इंशाए फैजी, अक्ल ए असरा, फहरंग ए रशीदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा अक्ल ए असरा के नाम से मौलाना बरारी द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में वैज्ञानिक विश्वकोश के नाम से एक रचना लिखी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें दोस्तों देख लेते हैं। फ़क्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। किताब उस सैयदना चचनामा, तूतीनामा, आदाब उल हर्ब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है। कई सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। कमेंट्स सभी लोगों को करना है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें दोस्तों तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? हरिहर प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय, देवराय द्वितीय के समय, कृष्ण देवराय के समय। तो दोस्तों देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और अगर हम बात करें दोस्तों देवराय प्रथम की, तो देवराय प्रथम के समय निकोलो कोंटी ने यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका था? बलबन का, नासिरुद्दीन महमूद का, कुतुबुद्दीन ऐबक का या रजिया का? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। तो उसकी मृत्यु 1229 में मंगोलों के खिलाफ युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली के मलकापुर के इलाके में सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया जाता है, जिसके अंदर नासिरुद्दीन महमूद का शव को दफनाया जाता है। तो इसका संबंध नासिरुद्दीन महमूद से लगाया जाता है और ये भारत के अंदर निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। इसीलिए इस मकबरे के निर्माण के पश्चात ही इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। भारत के अंदर मकबरों की शुरुआत करने वाला या मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और भारत के अंदर प्रथम वैज्ञानिक विधि से निर्मित मकबरा जो था वो बलबन का था। ये अभी आपको याद रख लेना है। तो भारत के अंदर प्रथम वैज्ञानिक विधियों या इस्लामिक विधियों से निर्मित, यानी कि इसके मकबरा के अंदर जो वैज्ञानिक विधि से मेहराब बनाई गई थी, इसकी वजह से प्रथम मकबरा इसका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। वैष्णव संत अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित था? श्री विल्लीपुत्र, तिरुरंगानाथ स्वामी, हरसभा विमोचन पेरुमल या मणिकुंद्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो श्री विल्लुपुत्र जो मंदिर था ये अंडाल को समर्पित था। और अंडाल ये एकमात्र महिला संत थी, वैष्णव संत इनको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें दोस्तों तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो किस सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के समय भारत के अंदर टकसाल के नाम की शुरुआत मिल जाती है। बिलाल हिंद नामक टकसाल के ऊपर एक एड्रेस लिखाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। और भारत के अंदर प्रथम सुल्तान यही था जिसने मुद्राओं के ऊपर टकसालों के, जहाँ से टकसाल का निर्माण होता था, उन शहरों का नाम इसने उत्कीर्ण करवाया था, मतलब टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते 74 की बात कर लेते हैं।
विद्वान विद्या चक्रवर्तीन का संरक्षण कौन था? तो कौन था दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव, बीरबल्लाल तृतीय, विरूपाक्ष कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा बीरबल्लाल तृतीय ने विद्वान विद्या चक्रवर्ती को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? रायचूर दोआब के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो रायचूर का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर कौन पराजित हुआ था? यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मल्लू आदिल शाह या इब्राहिम आदिल शाह? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों इस्माइल आदिल शाह के समय रायचूर का युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। गढ़वाल की रानी कर्णावती, गोवा की रानी अबक्का, इंदौर की रानी अहिल्याबाई या सतारा की रानी ताराबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वाल की रानी कर्णावती जो थी मुगल आक्रांता यानी कि मुगल आक्रांता यानी मुगल सेना ने जब गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था तो उन लोगों की नाक काट दी थी, तो इस वजह से इनको गढ़वाल की रानी ये रानी कर्णावती को नक्कटी रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? नाइकी देवी, विनयवती महादेवी या रुद्रम्मा देवी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा नायिका देवी, जो भीम प्रथम, जो हमारे गुजरात के सोलंकी वंश के शासक होते हैं भीम द्वितीय, उनकी ये माता होती है। और गुजरात के अंदर जब 1178 में जब ये गुजरात के अंदर माउंट आबू के निकट ये युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। तो नायिका देवी और भीम द्वितीय दोनों मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं और भारत के अंदर प्रथम पराजय ये मानी जाएगी। इसके बाद द्वितीय पराजय मोहम्मद गोरी की 1991 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से इसकी द्वितीय पराजय होती है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? कल्याणमल, मान सिंह, कीर्ति सिंह देव या विक्रमादित्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा मान सिंह के समय सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था। और अगर हम बात करें दोस्तों कीर्ति सिंह की, तो गयासुद्दीन बहलोल लोदी के समय कीर्ति सिंह का शासन था और विक्रमादित्य का जो शासन था ये बाबर के समय था। इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन विक्रमादित्य था। किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती का अपना अंतिम युद्ध लड़ा गया था? जो तारगी बेग, मतलब यहाँ पे रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था ये यहाँ पे पूछा गया है। तारदी बेग, अली कुली खान, आसफ खान या अदम खान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा मालवा के ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया था, इनके जो शासनकाल के ऊपर रानी दुर्गावती का जो शासनकाल था, इनके ऊपर जो आक्रमण किया था आसफ खान ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। ये मुगल सेनापति थे और आदम खान ने 1561 के अंदर मालवा के ऊपर आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई मसाहत प्रणाली को ख़त्म करके फिर से उपज को बंटवारा यानी कि बंटवारे के रूप में इन्होंने एक योजना लेकर आए जो गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मसाहत प्रणाली को ही माना था। ये दोनों मसाहत प्रणाली को मानते हैं और गयासुद्दीन तुगलक बंटवारे पद्धति को मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध की लड़ाई की थी? तो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब या मुराद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा बहादुरपुर का जो युद्ध होता है 1656 से 58 के बीच, 1658 के लगभग जो ये युद्ध होते हैं उत्तराधिकार के युद्ध,
उस युद्ध में जो हमारा प्रथम युद्ध होता है, तो प्रथम युद्ध दारा शिकोह की सेना और शाह शुजा के मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों शाह शुजा। फिर उसके बाद दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना का होता है देवराय का युद्ध। सबसे अंतिम युद्ध देवराय का युद्ध होता है, जो दारा शिकोह को पराजित कर उसको मृत्युदंड दिलवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। चौथ कितना था, तो यहाँ पे चौथ का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चौथ जो कर था हमारे मराठा साम्राज्य के अंदर ये कर देखने को मिलता था। तो इसकी जो उपज थी कितनी, मतलब उपज के अनुसार ये कितना वसूल किया जाता था, 1/3, 2/3, 1/4 या 3/4। वैसे दोस्तों इसका जो उपज का जो भाग था ये 1/4 के समथिंग माना जाता था, मगर यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है 2/3, यानी कि 1/5 भाग को यहाँ पे माना गया, 1/5 को नहीं, यहाँ पे 2/3 को माना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आयोग के अनुसार यहाँ पे 2/3 भाग को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। महसूल से क्या अभिप्राय हैं? खालसा राजस्व, अपेक्षित राजस्व, वास्तविक राजस्व या बकाया राजस्व। तो दोस्तों यहाँ पे जो वास्तविक आय होती है उसको ही महसूल कहा गया है। तो वास्तविक राजस्व को ही कहने का मतलब ये, यहाँ पे एक भूमि होती है, इस भूमि पर इन्होंने जो राजस्व बांध दिया 500 रुपये, मगर इसकी जो वास्तविक आय है वो है 400 रुपये। तो ये 400 रुपये जब ये इससे यहाँ से वसूल किया जाएगा, जो वास्तविक राजस्व होगा वही महसूल कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने कहाँ पे प्रारंभ की थी दोस्तों? लाहौर में, मालवा में, गुजरात में या दक्कन में? तो मुर्शिद कुली खान को दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है, और इन्होंने फिर बंगाल के अंदर जाकर इन्होंने बंगाल की स्थापना की थी, बंगाल राजवंश की। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दक्कन के अंदर मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी, और इसी वजह से इनको दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? मोरो त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र मजूमदार, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी वकनीस। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों मोरो त्र्यंबक पिंगले जो थे, इनके शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्यों के रूप में सामान्य प्रशासन के प्रभारी थे, और इन्हीं को ही इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया था। शिवाजी का पेशवा का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मोरो त्र्यंबक पिंगले जो थे इनके शिवाजी के पेशवा थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन था जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों के बीच में भी मार्गदर्शन किया था? मोरेश्वर पिंगले, बहिरोजे पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र बावडेकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो माना जाएगा रामचंद्र पंत बावडेकर को ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है यहाँ पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने चढ़ाई कर लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बलबन, ये जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने घरी कर और चरी कर, दो नए कर की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। घरी कर और चरी कर की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था ये 1296 में से लेकर 1320 तक 1316 तक इन्होंने अपना शासनकाल निभाया था, और खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने ही बाजार नियंत्रण, मूल्य प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही की थी। राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत मध्यकाल के अंदर इन्होंने ही की थी, और स्थायी सेना की जो शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के जो शासन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। किसने लिखा है कि ब्रिटिश काल के आधुनिक मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट शेर शाह के सिकदार एवं सिकदारान के वैधानिक उत्तराधिकारी थे? तो मतलब जो शेर शाह की प्रशासन के अंदर सिकदार थे और सिकदारान थे, उन्हीं के समतुल्य किनको माना गया? मतलब इन्हीं के पश्चात इनके उत्तराधिकारी के रूप में किन्होंने, मतलब कलेक्टर को माना है? विलियम आर्स्किन ने, BS स्मिथ ने, KR कानूनगो ने, ईश्वरी प्रसाद ने? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ईजी है दोस्तों, KR कानूनगो ने ये बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। सिंचाई कर लगाने वाला
प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा फिरोज तुगलक ने जो है हक सर्ब नाम से, हक ए सर्ब के नाम से सिंचाई कर लगाया था, जो उपज का 1/10वां हिस्सा था। और ये कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान हमारा फिरोज तुगलक माना जाएगा। और इन्होंने फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था, जिसका उल्लेख हमको दिल्ली सल्तनत से जो तत्कालीन साहित्य है उनके अंदर ये मिलता है। तारीख मुबारक शाही के अंदर भी और अहमद सरिंदी की जो रचना है उसके अंदर भी सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इन्होंने ही गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी के बारे में आता है कि गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें दोस्तों, शेर शाह के प्रशासन में रई से क्या तात्पर्य था? तो रई से क्या तात्पर्य था? राज्य की मांग, कृषि उत्पाद, मापन की इकाई या सैन्य उपाधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो माना जाएगा ये, वैसे आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन के ऊपर स्टार दिया गया, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। राई के अंदर दोस्तों सभी फसलों का विवरण दिया जाता था और उन सब फसलों का क्या उपज है, कितनी उपज है, किस क्षेत्र से कितना आ रहा है और किस भाव है, ये सारी चीज़ें राई के अंदर मिलती है। तो उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई ऑप्शन में, इसलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा, ड्रॉप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। शेर शाह का चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो शेर शाह का जो चांदी का रुपया था वो कितने ग्रेन का था? 176 का, 177 का, 178 का, 179 का। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों, शेर शाह ने जो चांदी का रुपया चलाया था वो 178 ग्रेन का था, जो अंग्रेजों के ज़माने तक ये चलता रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1670 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में और 1680 ईस्वी में। तो दोस्तों औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था वो 1679 ईस्वी के अंदर लगाया था। और जजिया कर की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के अंदर प्रथम जजिया कर लगाया था देवल के अंदर लगाने वाला हमारा जो अरब आक्रांता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत के अंदर पहला जजिया कर लगाया जाता है। और जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कब किया जाता है? मुगल काल के मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। इसके बाद अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त जो किया जाता है वो 1579 के अंदर, मतलब इससे 100 साल पहले अकबर के द्वारा जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 93 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल प्रशासन में सवानिय निगार से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य दोस्तों? जागीरदार पर नियंत्रण, मजदूरों पर नियंत्रण, व्यापारियों पर नियंत्रण या सूदखोरों पर नियंत्रण। तो ये जो पोस्ट थी दोस्तों सवानिगार की, ये जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस पोस्ट का सृजन किया गया था मुगल काल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है यहाँ पे, अकबर के शासन काल के किस वर्ष मनसब प्रदान किए गए थे? तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत हुई है वो 1575 के अंदर देखने को मिलती है। तो 1575 में जब ये प्रथा देखने को मिल रही है तो 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या 12वें वर्ष, तो 11वें वर्ष में ये शुरुआत देखने को मिलती है दोस्तों। तो अकबर के 11वें वर्ष मनसबदारी प्रथा की शुरुआत देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं। न्यायकर व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। न्यायकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था के ऊपर, बेमानी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मालवा क्षेत्र या गुजरात प्रशासन। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो अधिकारी लोग होते थे उन्हीं को न्यायकर बनाकर, या मतलब उनको जो भूमिदान वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती थी, उनको राइट्स दिए जाते थे, वो सारी चीज़ों को हमने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर, जो हमारा मिडेवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये आपको वीडियो मिल जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। मलिकुश्शोरा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? शेख अब्दुल फैजी, बाबा किगानी, उर्फी या दारा शिकोह। तो अकबर के समय जो महत्वपूर्ण कवि थे शेख अब्दुल फैजी, जो अबुल फजल के बड़े भाई थे, उनको मलिकुश्शोरा की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी और शेख मुबारक के ये पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं दोस्तों। सल्तनत काल में कूफी क्या था?
तो ये स्थापत्य कला से रिलेटेड है। व्यक्ति चित्र, कुरान से संबंधित सुलेख, संगीत वाद्य यंत्र या गुंबद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा कुरान से संबंधित जो सुलेख होता है, यानी कि पत्रों पर या पत्थरों पर, दीवारों पर, या जहाँ भी कहीं पे अगर अच्छी तरीके से या डिज़ाइन में जब कुरान की आयतों को लिखा जाता है तो उसको कुफ़ी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन है? अशोक कुमार दास, पर्सी ब्राउन, मोती चंद्र, कैथरीन असर। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों मोती चंद को राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया था, मतलब ये एक पद्धति है। तो गुरु अर्जन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरकिशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो सिख धर्म के जो सबसे अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही होला मोहल्ला की प्रथा की शुरुआत की थी सिख धर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामानुजाचार्य का मतलब यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं और संबंधित विद्वान दिए गए हैं। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद सही है। माधवाचार्य का द्वैतवाद ये भी सही है। विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद, विष्णु स्वामी को ही यहाँ पे वल्लभाचार्य भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य का मत भी शुद्ध द्वैतवाद था। और निम्बार्काचार्य का अद्वैतवाद नहीं था। ये अद्वैतवाद जो था दोस्तों ये शंकराचार्य का था, और निम्बार्काचार्य का जो था मत द्वैतवाद था। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत माना जाएगा। और आपको ये दर्शन और ये विद्वान से रिलेटेड ये चीज़ें पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। प्ले लिस्ट के अंदर ये वीडियो डली हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताएं। जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी आप कमेंट्स करके बताएं। राइट आंसर जो है कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।